हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रीमिक्स में 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आपके पॉलिटी और गवर्नेंस कंपोनेंट से। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे, कुछ स्टैटिक क्वेश्चन देखेंगे और कुछ हमारे टेस्ट सीरीज भी क्वेश्चन रहेंगे, ताकि आपको आइडिया रहे कि किस तरीके से हम अपनी टेस्ट सीरीज डिजाइन करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ बात हो रही है वर्चुअल कोड के बारे में। इसी से रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स उसके लिए आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो बेसिकली जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसमें कह रहे हैं वर्चुअल कोड का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक सा एम क्या है कि जो लिटिगेंट और लॉयर की प्रेजेंस रहती है कोर्ट में, उसे एलिमिनेट करने की बात की गई है। साथ के साथ जितने भी केसेस की प्रोसीडिंग्स रहेंगी उसे ऑनलाइन करने की बात की गई है। तो इसी से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर। पहले में कह रहे हैं करंटली जो आपका लिटिगेंट है वो अपना स्टेटस का स्टेटस देख सकते हैं, क्या उनका केस चल रहा है, ऑनलाइन देख सकते हैं वो, ठीक है जी, वेरियस चैनल्स के थ्रू जो कि आपकी सर्विस डिलीवरी के लिए क्रिएट किए गए हैं। सेकंड में कह रहे हैं लिटिगेंट्स आपके कोई भी फाइल रहेगी या कोई भी केस करना है उन्हें, तो वो भी इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं ई फाइलिंग के थ्रू। साथ साथ जो कोर्ट की फीस रहेगी या फिर अगर उन्हें कोई फाइन देना है तो वो भी ऑनलाइन पे कर सकते हैं। थर्ड में बात हो रही है ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट के बारे में, कि ये जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए। डिस्कस करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो देखिए वर्चुअल कोड का जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर जो आपकी पहली 2 स्टेटमेंट्स है बिल्कुल करेक्टली बताया गया है। ये सभी सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात हो रही है ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये आपका यूपी सरकार द्वारा लॉन्च नहीं किया गया है, हमारी भारत की सरकार द्वारा ही लॉन्च किया गया है। पैन इंडिया प्रोजेक्ट है ये। तो उसके आधार पर आपकी थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है और पहली 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। डिस्कस कर लेते हैं इसे। फैक्चुअल कंसेप्चुअल लेवल का हम क्वेश्चन कह सकते हैं, मीडियम लेवल की डिफिकल्टी कह सकते हैं, जिस तरीके से आप करंट अफेयर्स अपने फॉलो कर रहे हैं। तो करंट सिनेरियो में जो हमने बात की, जिसके चलते आपकी ई फाइलिंग भी हो सकती है, कोर्ट की फीस भी पे की जा सकती है, कोई फाइन चल रहा हो, समझ लीजिए कोई चालान आपको भुगतना हो क्योंकि आपका कोर्ट में चला गया हो केस, तो वो भी आप इस वेबसाइट के थ्रू भुगत सकते हैं। तो इस वेबसाइट को जरूर जाके देखिए किस तरीके से डिज़ाइन की गई है, क्या क्या सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। वहीं बात करें ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट के बारे में, तो बेसिकली ये कंसेप्चुलाइज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि हमारी इंडियन जुडिशरी में करने की बात की गई थी 2005 में। और ये सबमिट किया गया था एक्शन प्लान बाय द ई कॉमर्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है जी। तो उसी के आधार पर इस प्रोजेक्ट की स्थापना की गई है और ये मॉनिटर और फंड किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर आती है। क्या क्या बेसिक्स ऑब्जेक्टिव्स रखे गए हैं, बहुत सिंपल सी बातें की गई हैं कि एफिशिएंट रहे, टाइम बाउंड रहे, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके, ठीक है जी। कि जिस तरीके से हमारे जो नंबर ऑफ केसेस कोर्ट्स में पेंडिंग हैं, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही रहेगा कि उन कोर्ट्स को स्ट्रीमलाइन किया जाए, ठीक है जी, और उसमें जितने भी केसेस हैं उन्हें जल्द से जल्द वहाँ से निपटाया जाए। साथ के साथ डेवलप करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स इन कोर्ट्स। फिर जो बात की गई है कि जो जुडिशियल प्रोडक्टिविटी है उसे एनहांस करने की बात की गई है, क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली ऑल्सो, ठीक है जी, ताकि जो हमारा जुडिशियल डिलीवरी सिस्टम है उसे अफोर्डेबल बनाया जा सके, एक्सेसिबल बनाया जा सके, कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जा सके, साथ साथ ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। तो बहुत ही सिंपल सी बातें की गई हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में, और इसी के आधार पर आपकी मेंस आंसर राइटिंग से भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है जी। तो जरूर अपने नोट्स में कंपाइल कर लीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो एक बात की जा रही है यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, कि ये बेसिकली जिसमें आपके 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी रहते हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, कि वो परफॉर्म करेंगे सेपरेट फंक्शंस एंड एक्ट एज सेपरेट एंटिटीज। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं आपकी सेपरेशन ऑफ पावर्स को। तो 3 आर्टिकल्स आपको यहाँ दिए गए हैं, 50, 122 एंड 361। अब आपको बताना है इनमें से कौन कौन से आर्टिकल्स आपके बेसिकली फैसिलिटेट करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स, और उसी के लिए आपको यहाँ 4 कोड्स प्रोवाइड किए गए हैं। थोड़ा सोचिए इसके बारे में। स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आर्टिकल्स की नॉलेज रहेगी तभी आप इसे यहाँ पर करेक्टली मार्क कर पाएंगे। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए। डिस्कस करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर आपकी तीनों ही ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हैं, तीनों ही आर्टिकल्स आपके फैसिलिटेट करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स को। किस तरीके से करते हैं आइए देखते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स आपको पता ही है कि एक तरीके से एक म्यूचुअल रिलेशनशिप रहेगा 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, की चेक्स एंड बैलेंसेस भी रहेंगे, कोई एक दूसरे के काम में इंटरफेयर भी नहीं करेगा, और इसी तरीके से हमारी सरकार काम भी करेगी। तो किस तरीके से आर्टिकल्स की बात की गई है, आर्टिकल 50 के बारे में बात करें, डीपीएसपी में आता है आपका, जिसके चलते ये कहा गया है कि स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट, ठीक है जी। फिर वहीं आर्टिकल 122 के बारे में बात किया है कि कोर्ट्स आपके इंक्वायर नहीं करेंगे इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट,
वहीं बात करें 361 के बारे में, तो बेसिकली जो आपका राइट टू इक्वालिटी है उसी का एक एग्जेम्पशन है कि वहां से हट के बात हुई है। राइट टू इक्वालिटी में तो कहा गया सभी आपके एक समान माने जाएंगे, बट यहाँ पर कहा गया है कि जो आपके प्रेसिडेंट और गवर्नर रहेंगे वो आंसरेबल नहीं है किसी भी कोर्ट को फॉर द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स एंड ड्यूटीज जो कि उनके ऑफिस में लिखी गई हैं। ठीक है जी। वही बात करें आर्टिकल 121 और 211 के बीच में, तो उसमें भी कहा गया है कि जुडिशियल कंडक्ट रहेगा किसी भी कोर्ट, किसी भी जज का, आपके सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, वो डिस्कस नहीं किया जा सकता लेजिस्लेचर द्वारा, ना ही पार्लियामेंट में किया जाएगा ना ही स्टेट लेजिस्लेचर में किया जाएगा। ठीक है जी। तो ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन थी आपके, किस तरीके से आर्टिकल्स इनकलकेट किए गए हैं आपके बेसिक डॉक्ट्रिन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और इसी तरीके से आप अपने फैक्ट्स को रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, फाइनेंस बिल्स के बारे में बात हो रही है। 4 स्टेटमेंट्स आपको यहां पर दी गई हैं, पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स उसके लिए आपको प्रोवाइड किए गए हैं। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, कह रहे हैं आर्टिकल 117 हमारा जो भारत का संविधान है उसके इस आर्टिकल के तहत कहा गया है कि जो आपका फाइनेंस बिल है वो मनी बिल भी है। ठीक है जी। सेकंड में दोबारा आर्टिकल 117 के बारे में बात हो रही है कि कैटेगरिकली ये ले डाउन करता है कि जो बिल रहेगा पर्टेनिंग टू सब क्लॉजेस, क्योंकि आपके मेंशन्ड ऑफ क्लॉज 1 शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड और मूव्ड एक्सेप्ट विद द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन। थर्ड में कह रहे हैं जो स्पीकर रहेंगे लोकसभा के, उनके पास अथॉरिटी है, वो डिसाइड कर सकते हैं किसी बिल के बारे में कि वो मनी बिल है या नहीं। फोर्थ में कह रहे हैं जो आपका फाइनेंस बिल रहेगा वो चेंजेस कर सकता है किसी भी एग्जिस्टिंग लॉज में जब भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी। तो 4 स्टेटमेंट्स आपको यहां दी गई हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, फाइनेंस बिल्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, डिस्कस करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहां पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जो पहली स्टेटमेंट में बात हो रही है आर्टिकल 117, तो ये आपका आर्टिकल 117 नहीं 110 में कहा गई है बात कि आपका जो फाइनेंस बिल रहेगा ये मनी बिल रहेगा। ठीक है जी। डिस्कस करते हैं। कंसेप्चुअल और फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन था, जैसे कि हमने बात की आर्टिकल 110 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कहा गया है फाइनेंस बिल आपका मनी बिल रहेगा। मतलब जो फाइनेंस बिल है वो आपके यूनियन बजट का ही पार्ट रहता है, जिसमें आपकी सारी लीगल अमेंडमेंट्स रहती हैं, जो कि जब भी कोई चेंजेस प्रपोज किए जाते हैं टैक्सेशन सिस्टम में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, तो उसे ही ये कैरी आउट करता है। तो इसमें आपकी सारी अमेंडमेंट्स रहती हैं रिक्वायर्ड इन वेरियस लॉज, जो कि आपके टैक्स से भी रिलेटेड हो सकते हैं इन अकॉर्डिंग विद द टैक्स प्रपोजल्स जो कि यूनियन बजट में रखे जाते हैं। अब जो फाइनेंस बिल रहेगा एज अ मनी बिल, ये आपका सिर्फ लोकसभा में पास होगा। आपको पता ही है, ये डिफरेंशिएशन होना आपको पता बहुत जरूरी है कि मनी बिल की क्या कैटेगरी में आती है, क्या क्या उसमें आपके बेसिक पॉइंट्स हैं और ऑर्डिनरी बिल में क्या क्या हैं। ठीक है जी। जो कि आपका लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है लोकसभा, उसी के द्वारा ही पास किया जाएगा। लोकसभा के अप्रूवल के बाद ये आपका जो बिल रहेगा डायरेक्टली ये फाइनेंस एक्ट बन जाता है। ठीक है जी। इसमें राज्यसभा का कोई रोल नहीं रहता। तो क्या जरूरत पड़ती है फाइनेंस बिल की, मनी बिल के तरीके से क्यों नहीं कर सकते? तो जो हमारा यूनियन बजट रहता है वो प्रपोज करता है काफी सारे टैक्स चेंजेस। ठीक है जी। जो हमारे आने वाला फाइनेंशियल ईयर रहता है, तो बेसिकली उसी के ही चलते जो प्रपोज चेंजेस हैं उसके चलते जितने भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनमें फिर आपके चेंजेस आएंगे जो कि आपके टैक्सेस से रिलेटेड ही रहेंगे। तो जो फाइनेंस बिल रहेगा वो एक तरीके से आप रखिए श्योर शॉर्ट सॉल्यूशन है कि एक ही गोली चलाई और मल्टीपल चीज़ें वहाँ पर हो गई, कि उसके चलते आपकी अमेंडमेंट्स अपने आप ऐड हो जाएंगी टू ऑल द लॉज कंसर्न्ड, कि जिसके चलते सेपरेट अमेंडमेंट लॉ वहाँ पर नहीं लाना पड़ेगा हर एक एक्ट के लिए। तो इसीलिए यूनियन बजट के दौरान जो भी अगर टैक्स चेंजेस प्रपोज किए जाते हैं तो उसके लिए यहाँ पर फाइनेंस बिल आपका लगाया जाता है, जिसके चलते जितने भी एग्जिस्टिंग लॉज रहेंगे उसमें जो भी चेंजेस रहेंगे वो आपका ये फाइनेंस बिल उसे ओवरराइड कर देगा और वहां पर चेंजेस इंश्योर कर देगा। मतलब हर एक चेंजेस के लिए अलग से आपकी कोई नया बिल लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जितने भी एक्ट्स में चेंजेस रहेगा। ठीक है जी। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट रहता है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है फाइनेंस बिल की, क्यों इसे अलग से लगाया जाता है, तो ये रहे आपके रीजंस। तो आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है इनर लाइन परमिट के बारे में, कि इनमें से कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कि आपके कवर्ड हैं आईएलपी के थ्रू। 5 ऑप्शंस हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, मणिपुर या फिर सिक्किम, और उसी से रिलेटेड आपको 4 कोड यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, डिस्कस करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर। ये आपके स्टेट्स हैं जो कि आईएलपी के अंडर आते हैं। वेस्ट बंगाल और सिक्किम आपके नहीं आते। इसके अलावा और कौन सा चौथा स्टेट है जो कि आपका इसमें आता है, वो है आपका नागालैंड। तो आईएलपी का जो फंडा है क्या है, एक ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो कि भारत की सरकार द्वारा इशू किया जाता है, ताकि इन जो स्टेट्स हैं पर्टिकुलर,
ठीक है। ये जो 4 स्टेट्स हैं, अगर इसमें किसी को ट्रैवल करना हो, किसी एक इंडियन सिटीजन को भी ट्रैवल करना हो, तो उसे ये परमिट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है। तो क्यों ये रखा गया है, क्या ज़रूरत पड़ी इस चीज़ की? तो एक एफर्ट है सरकार का कि जितने भी आपके एरियाज़ हैं या आपके इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ बहुत क्लोज हैं, ठीक है जी, वहाँ से हम कह सकते हैं इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो उसी को ही रेगुलेट करने के लिए आपके ILPs इशू किए जाते हैं इंडियन सिटीजन के लिए। ध्यान रखिएगा इस टर्म का कि सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए ही ये इशू किया जाता है। और कौन कौन से स्टेट्स हैं वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुका है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। बढ़ते हैं आज के फाइनल क्वेश्चन की ओर, जहां पर बात हो रही है कि जो आपके चेयरमैन है राज्यसभा के, वो एक्ट करते हैं एज द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। 4 ऑप्शंस आपको दी गई हैं यहाँ पर। पहले में कह रहे हैं इंडिया पार्लियामेंट्री ग्रुप, सेकंड में कह रहे हैं पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ, थर्ड में कह रहे हैं ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, और फोर्थ में कह रहे हैं चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा डज नॉट प्रिजाइड इन एनी ऑफ द अबव, कि इनमें से किसी को भी वो प्रिजाइड नहीं करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है बट फैक्ट बेस्ड है। अगर आपने ढंग से पढ़ा हो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के बारे में, हमारे लक्ष्मीकांत में थॉरली डिस्कस किया गया है, तभी आप इसे यहाँ पर करेक्टली मार्क कर पाएंगे। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए। डिस्कस करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो यहां पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ। तो फैक्चुअल नेचर क्वेश्चन था, इजी मीडियम डिफिकल्टी लेवल हम कह सकते हैं। किस तरीके से आपने लक्ष्मीकांत को कवर किया है। तो जो आपके इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है, ऑटोनॉमस बॉडी है, जो कि आपकी 1949 में इसकी स्थापना की गई थी इन पर्सन्स ऑफ द मोशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसमें जो हमारे स्पीकर ऑफ द लोकसभा रहते हैं वो आपके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट रहते हैं आपके इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के, और डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा ये आपके एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट्स रहते हैं। स्पीकर ऑफ द लोकसभा आपके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट रहते हैं ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्री फोरम्स एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ। यहाँ पर जो हमारे चेयरमैन रहते हैं राज्यसभा के वो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं, और जो स्पीकर रहते हैं वो आपके एक्स ऑफिशियो को प्रेसिडेंट होते हैं। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं उस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आप करेक्टली मार्क कर पाएं कि अपनी लक्ष्मीकांत जो एक परमानेंट आपका ग्रंथ है इंडियन पॉलिटी का, उसे टाइम एंड अगेन रिवाइज करते रहें। जितनी ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतनी ही चीज़ें आप रिटेन कर पाएंगे, और उसी के चलते अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो बहुत इजीली आप वहां पर मार्क कर पाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चंस। आई होप आप में से सभी ने ही 5 आउट ऑफ 5 यहाँ पर स्कोर किया हो, बट स्टिल जो भी आपका स्कोर रहा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैंशन कीजिए। और साथ के साथ जो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसको हमने काफ़ी शॉर्ट कर दिया यहाँ पर DND और एडिटोरियल के थ्रू, ठीक है जी। ऑल्टरनेटिव डेज पे आपके ये सेशन आते हैं शाम के टाइम, तो इन्हें ज़रूर रेगुलरली अच्छे से फॉलो कीजिए। जो आपकी न्यूज़पेपर की पूरी एक्सरसाइज है वो बिल्कुल यहाँ पर कम कर दी गई है, और जो हमारी 2 मिनट सीरीज़ है जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कंसेप्ट्स आपके डिस्कस किए जाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड हर एक दिन, तो वो भी आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रीलिम्स का समय बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है, अब आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ आप अटेंड करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो उसके लिए हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ आपकी अवेलेबल है, जाके डिटेल चेक कीजिए। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कॉल कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपकी हर एक क्वेरी को यहाँ पर रिजॉल्व करने की। सो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।